स्टार्ट करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, देख ले 2000 और 2001 में क्या होता है जी। 2000 और 2001 में होता ये कि अमेरिकन जो है ना वो पूरी दुनिया में वो देखते हैं, तो फिर इनको कुछ इस तरह से पता चलता है कि न्यूक्लियर जो मटेरियल हैं इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है लीबिया की तरफ। तो उन्होंने पकड़ा इन चीज़ों को, स्पेशली सेंट्रीफ्यूज और फिसाइल मटेरियल जो है ना, इनको उन्होंने क्या किया, पता लगाया, और फिर उससे उनको अंदाज़ा हुआ कि ये पाकिस्तान के साथ लिंक थे, पाकिस्तान से ये लेके जा रहे थे। तो उन्होंने पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया, और आखिरकार जनवरी 2004 में क्या हुआ जी, जनवरी 2004 में फिर पाकिस्तान ने ऑफिशियली कन्फेस किया प्रोलिफरेशन का। और उस वक्त कन्फेस करने वाले हमारे साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने ऑफिशियली कन्फेस किया कि बिल्कुल हमने क्या किया है, हमने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को हमने सेंड किया है, ट्रांसफ़र किया है। इसमें से 3 कंट्री शामिल थे, ईरान, और इसमें फिर शामिल था लीबिया, और फिर इसमें शामिल था नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो इन 3 कंट्रीज़ को फॉर द सेक ऑफ मनी अब्दुल कदीर ख़ान ने फिर ऑफिशियली जनवरी 2004 में उसने कन्फेस किया। अब इसके पीछे बहुत सारे थीरीज़ हैं, लेकिन हम ऑफिशियली बात करेंगे, इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहता है कि जी अमेरिकन एक प्रेशर था, खामखा ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से कन्फेस करवाया गया, उसको प्रेशराइज़ किया, हालांकि वो इस तरह से इन्वॉल्व नहीं थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल वो इन्वॉल्व थे, उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया था, और बाद में जो है ना मुख्तलिफ ऑफशोर कंपनीज इस तरह के निकले जहाँ पे अकीब खान की इस तरह के ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है ना वो डिपॉजिट थे। तो ये मुख्तलिफ जो है ना थीरीज़ हैं, और इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो हमारा एक ऑफिशियल स्टांस है, आप वो देखेंगे कि वो ये है कि जनवरी 2004 को हमने कन्फेस किया है प्रोलिफरेशन, यानी हमने ये कहा है कि इन कंट्रीज़ को हमने असिस्ट किया है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वो करने में। और इसकी फिर एक सबूत एक और मिल जाती है फिर 2006 में। 2 वाक़यात होते हैं 2006 में, वो ज़रा देखते हैं यहाँ पे। 2006 में एक तो लीबिया ख़ुद कन्फेस करता है, कहता है कि जी अभी तक मैं बम बनाने की मैं कोशिश कर रहा था, और उसमें मुझे असिस्ट किया है पाकिस्तान ने, और उसके उस वक्त के जितने भी न्यूक्लियर बम बनाने के टेक्नोलॉजीज़ थे उन सबको डिसमेंटल किया, और फिर उनको क्या किया, उन्होंने हैंड ओवर किया, वो अमेरिका को उसने क्या किया, हैंड ओवर किया। सेकेंडली फिर क्या होता है जी, नॉर्थ कोरिया 2006 को वो बम बनाता है, और वो एटॉमिक एक्सप्लोजन करते हैं, और वो टेस्ट करता है, और फिर वो न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे अपने आप को डिक्लेयर करता है। तो ये 2 चीज़ों की वजह से फिर जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो प्रेशर में आता है, और ये वही टाइम होता है जो फिर अब्दुल कदीर ख़ान जो है ना उसको नज़रबंद किया जाता है, उसको 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, और उसके घर के अंदर उसको नज़रबंद रखा जाता है। तो ये सारे जितने भी हाथ आए, तो इसके पीछे ये था कि अब्दुल कदीर ख़ान जो है ना 2004 में उसने कन्फेस किया, और उसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं वो उनके बारे में किसी को भी सही तरह से मालूम नहीं। और इसके बाद बहुत सारे थीरीज़ हैं। पिछले बार भी जब अब्दुल कदीर ख़ान साहब वफ़ात पा गए, तो उसके नमाज़ जनाजा में हमारे जो कंट्री के लीडर्स थे उन्होंने शिरकत नहीं की। तो इसके पीछे भी शायद कुछ इस तरह के वजूहात होंगे कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री में अब्दुल कदीर ख़ान ने उसने ऑफिशियली उसने कन्फेस किया प्रोलिफरेशन का। उसने कहा कि मैंने ज़ाती तौर पर किया, इसमें स्टेट शामिल नहीं है, और इसका जो ज़िम्मेदार है वो KRL है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन नहीं है, खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़। तो इस तरह से उसने क्या किया, इसको उसने कन्फेस किया, चूँकि ये खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के जो वो थे हेड थे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान थे। अलबत्ता पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है इसके हेड जो है ना चेयरमैन वो कोई और है। ठीक है, तो एक बात यह है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। अच्छा जी, अब देख लीजिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिखते हैं पाकिस्तान के हवाले से, आप लोग इनको डिस्कस करेंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में क्यों अमेरिकन परेशान है, या क्यों जो है ना ग्लोबल कम्युनिटी इसके मुकाबले में परेशान है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस तरह के वल्नरेबल पॉइंट्स या लूप होल्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर के हवाले से क्या हैं, या चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस में स्पेशली पूछा जाता है। तो उस वक्त तो एक ये है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है ना उसको हमने ख़ुद भी कन्फेस किया है, इसमें हम इन्वॉल्व रहे हैं, एक बात। दूसरी बात फिर ये है कि पाकिस्तान जोग्राफिकली इस तरह के नेबर के साथ रहा है जो कि इसके लिए बहुत ही हॉस्टाइल रहे हैं। देख ले, एक साइड पे इंडिया है जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ जो है ना अफ़गानिस्तान है, इसके साथ भी हमारे हालात ठीक नहीं रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ देख ले ईरान के साथ भी हमारे हालात बेहतर थे, लेकिन कभी इस तरह होता है कि हम एंटी
जो है ना ईरान सेंटिमेंट में जाते हैं सऊदी अरब की वजह से, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान जो है ना ये आपस में अगेन एक मुस्लिम कोल्ड वार में शामिल हैं। तो इस वजह से फिर जो है ना ईरान के साथ भी कभी कभार हमारे हालात इस तरह से ठीक नहीं रहते, तो वो बात भी हमारा कभी कभार हॉस्टाइल से बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज़ ये थर्ड इसमें है कश्मीर। कश्मीर को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। अब न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा जाता है उस जगह को कि जहां पे न्यूक्लियर वार होने के चांसेस हों। कश्मीर में किस तरह से न्यूक्लियर वार होने के चांसेस हैं, तो ये है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर के एक तरफ है चाइना जो कि न्यूक्लियर कंट्री है, और इसी तरह से एक साइड पे है इंडिया जो कि अगेन न्यूक्लियर कंट्री है, और एक साइड पे है पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर कंट्री है। तो कश्मीर एक हॉस्टाइल है और तीनों कंट्रीज़ के दरमियान हॉस्टाइल हैं। इन दोनों की, इस कश्मीर के ऊपर जंग हुआ है 1963, और इन दोनों का जंग हुआ इसके ऊपर 1965 और इसी तरह से 1998। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसका प्रीवियसली रिकॉर्ड हॉस्टाइल रहा है। अब इसके तीनों तरफ जो है ना कंट्रीज़ भी जो है ना वो न्यूक्लियर हैं। तो आने वाले वक्तों में दुनिया को ये खदशा है कि ऐसा ना हो कि कश्मीर का जो मामला है ज़्यादा एस्केलेट कर जाए और ज़्यादा जो है ना क्रिटिकल बन जाए, और फिर जो है ना क्या हो, ये कंट्रीज़ जो है ना न्यूक्लियर वार पे चला जाए। तो एक यहाँ पे कश्मीर जो है ना न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। अभी तक जो हमारे हालात ठीक नहीं है, ताल्लुकात ख़राब हैं, इसका कोर जो इसकी वजह है, प्राइमरी जो वजह है, दैट इज़ क्या है, कश्मीर इशू है। तो एक कश्मीर इशू, फिर जोग्राफिकली और भी कंट्रीज के साथ हॉस्टाइल रहे हैं। फोर्थ यहाँ पे आप लिखेंगे टेररिज्म या जो है ना अनस्टेबिलिटी। ठीक है, अनस्टेबिलिटी रहा है पाकिस्तान में। देख ले, एक तो टेररिज्म के साथ हम बड़े लिंक रहे हैं। अफगानिस्तान तो वार ऑन टेरर, इससे पहले भी वहाँ पे रशियन इन्वेजन, यानी काफ़ी प्रीवियस डिकेड से अफगानिस्तान में पीस नहीं रहा। तो इस वजह से यहाँ पे लोग जो है ना वो इस तरह से टेररिस्ट टाइप बन गए हैं। वो किसी भी एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के तहत, ख़ास हुकूमत के तहत जो ना रहना, वो इसी तरह से वो उसके आदी नहीं है। इसलिए वहाँ पे टेररिज्म, वहाँ पे वेपन का इस्तेमाल, वहाँ पे जो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स का बनना, यह जो है ना आए दिन का मामूल है। तो इस तरह से, इस वजह से पाकिस्तान जो उनके जोग्राफिकली लगता है पूरा ड्यूरन लाइन हमारा अफगानिस्तान के साथ है, तो वहाँ पे उनको जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसको खदशा ये है कि इस टेररिज्म और अनस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको कहीं थ्रेट ना हो। तो इस वजह से फिर क्या है, अमेरिकन और ग्लोबल कम्युनिटी वाले परेशान हैं। लास्ट यहाँ पर लिखेंगे इकनॉमिक जो है ना वो क्राइसिस, यानी पाकिस्तान जो है ना इकनॉमिक क्राइसिस में है, और न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए इस तरह के लग्जरी, किसी टाइम में अयूब खान ने कहा था कि लग्जरी वेपन्स, तो इन वेपन्स को रखना और इनके टेक्नोलॉजी को बरकरार रखना, उसको मेंटेन रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना, और इसी को जो है ना इसकी सेंसिटिविटी को बरकरार रखना, इसके लिए बहुत ज़्यादा इकनॉमिक एक विल चाहिए होता है। जिस ऑलरेडी पाकिस्तान जो है ना इकनॉमिक क्राइसिस से चल रहे हैं, तो इसलिए ये भी खदशा है कि इस इकनॉमिक क्राइसिस की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे न्यूक्स जो है ना कि वो अनसेफ हाथों में चला जाए। तो ये कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के बारे में। फिर हर एक पॉइंट के ऊपर आप जो है ना डिटेल के साथ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड। ठीक है, न्यूक्लियर पहले देखते हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कहते किसे हैं, और फिर पाकिस्तान और इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को स्पेशली इस नज़र से हम देखेंगे कि हमने किस तरह से एक दूसरे के हॉस्टिलिटी को या न्यूक्लियर जो एक पावर है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपने डॉक्ट्राइन्स बनाए हैं। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कहते हैं यानी कलेक्शन ऑफ गोल्स, ठीक है, या रूल्स, या उन रूल्स के कलेक्शन को या उन गोल के कलेक्शन को क्या करते हैं, जो कि स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं हमें कि हाउ एंड व्हेन टू यूज़ न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर जो है ना वेपन। न्यूक्लियर वेपन को कैसे, कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए, यानी कंट्री कब इस्तेमाल करेगा और कैसे इस्तेमाल करेगा, इन चीज़ों को रिटर्न फॉर्म में या ऑरल फॉर्म में जो है ना जब इन गोल्स को, इन रूल्स को लिखा जाता है, तो इस कलेक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन किसी भी कंट्री का जो कि न्यूक्लियर वेपन है आपको बताएगा कि ये कंट्री अपने न्यूक्स को कब इस्तेमाल करेगा और कैसे इस्तेमाल करेगा, इसके बारे में बताएगा। जब न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कोई कंट्री बताता है तो इसका दुश्मन मुहतात रह जाता है
और उस हद को क्रॉस नहीं करता जिसको क्रॉस करने की वजह से वो कंट्री जो है ना न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन दूसरे कंट्रीज़ को बताते हैं कि आप जो है ना लेट सपोज मेरे कंट्री के अंदर इतने अगर आप इंटर हो जाए, या इस शहर को आप कब्जा करें, या ये काम करें, या मेरे इस सिटी को आप हिट करें, तो उस वक्त जो है ना मैं न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करूँगा। तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हर एक कंट्री जो है ना अपने लिए क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है। अब ज़रा देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स के मुतालिक जो डॉक्ट्राइंस हैं तो वो क्या हैं, और इनमें मेजर जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो ज़रा देखते हैं। पहले इंडिया का देखते हैं। इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसमें लिखा गया है कि नो फर्स्ट यूज़। नो फर्स्ट यूज़ का मतलब ये है कि इंडिया कभी भी पहले खुद इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी इसका मतलब यह है कि वार के दौरान इंडिया पहले जो है ना न्यूक्लियर वार नहीं करेगा। ये इंतज़ार करेगा उस वक्त तक कि जब इसके ऊपर जो है ना न्यूक्लियर वार हो, कोई न्यूक्लियर जो है ना वेपन इस्तेमाल किया जाए, फिर उसके जवाब में, उसके रिटेलिएशन में फिर क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। इसको कहते हैं नो फर्स्ट यूज़। लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो है ना कोई इस तरह से नहीं है। पाकिस्तान का ये कुछ थ्रेशोल्ड उन्होंने मुकर्रर किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम एक थ्रेशोल्ड मुकर्रर करते हैं, अगर ये थ्रेशोल्ड जो है ना क्रॉस हो जाए, थ्रेशोल्ड कहते हैं मिनिमम लेवल को, अगर कोई दुश्मन आके हमारे इन मिनिमम लेवल्स को या इन चीज़ों को अगर वो क्रॉस करे, इनको टच करे, तो चाहे वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे या ना करे, हम उसके ख़िलाफ़ क्या करेंगे, ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें फिर जो है ना ये फर्स्ट यूज़ भी आ सकता है, पाकिस्तान पहली दफ़ा इस्तेमाल भी कर सकता है। वो थ्रेशोल्ड ज़रा देखते हैं। एक बात तो इंडिया का हो गया नो फर्स्ट यूज़। सेकंड इंडिया का जो है वो ये है कि इंडिया कहता है कि जी मैं उस वक्त तक यूज़ नहीं करूँगा, not to use until attacked by weapon, until attacked by nuke या न्यूक्लियर वेपन। इंडिया कहता है कि जी उस वक्त तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जब तक हमें न्यूक्लियर वेपन से, न्यूक्लियर मिसाइल से हिट नहीं किया जाए, यानी कोई दूसरा कंट्री हमारे ऊपर न्यूक का इस्तेमाल नहीं करे, उस वक्त तक हम नहीं करेंगे। तो ये ही फिर जो है ना नो फर्स्ट यूज़ है। और उसके बाद फिर सेकंड क्या है कि जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ जो हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेगा। नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ उनके ख़िलाफ़ क्या करेगा, वो न्यूक इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज बांग्लादेश, उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो इंडिया का कहना है कि जी बांग्लादेश चाहे जितना भी सीवियर हमारे ऊपर अटैक करे, लेकिन हम क्या करेंगे, एटम बम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जिस कंट्री के पास एटम बम है उसके ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक वो खुद इस्तेमाल ना करे, तो हमारा जो है ना फर्स्ट यूज़ नहीं है। ठीक है, एक ये। तो पाकिस्तान का क्या है कि जी हमारे कुछ थ्रेशोल्ड हैं, अगर कोई इन थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है फिर जाकर हम इस्तेमाल करेंगे। इन थ्रेशोल्ड में तीन जो मेजर थ्रेशोल्ड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, लार्ज स्केल इन्वेजन। अगर कोई कंट्री पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे और फिर वो लार्ज स्केल इन्वेजन करे, यानी पूरा एक जो है ना प्रोविंस वो कब्जा करे, पूरा एक टेरिटरी इस तरह से कब्जा करे कि पाकिस्तान ना वो दो हिस्सों में तकसीम होने का खदशा हो, कोई एक पूरा सूबा कंट्रोल करे, पूरा टेरिटरी अगर वो कंट्रोल करे, तो फिर लार्ज स्केल में अगर इन्वेजन हो तो फिर पाकिस्तान कहता है कि जी मैं इस्तेमाल करूँगा अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, चाहे उसने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम अपने लार्ज स्केल से बचने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड जो है ना अर्बन सेंटर्स के ऊपर अगर अटैक हो, ठीक है, अर्बन सेंटर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं, मिसाल के तौर पर लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, कराची है, पेशावर है, कोयटा है, तो ये पाकिस्तान के जो अर्बन सेंटर्स हैं, या इसके अलावा दूसरे जो शहर हैं इंडस्ट्रियली वो हैं, तो उन अर्बन सेंटर के ऊपर अगर कोई अटैक करे मिसाइल के साथ, तो फिर उस कंट्री के ख़िलाफ़ भी हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। थर्ड, अगर कोई कंट्री पाकिस्तान को इकनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट करना चाहे, यानी इकनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन। इकनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन का मतलब यह है कि इकनॉमिकली पाकिस्तान को मफलूज करे, यानी पाकिस्तान के ट्रेड को बंद करे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद करे, और इसी तरह से पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं स्पेशली दरिया, उनको अगर बंद करे, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, तो ये सारे आते हैं इकनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन में। पाकिस्तान मफलूज होगा, स्ट्रेंगुलेशन का मतलब जो है ना माशी मफलूज होना। तो अगर वो इस तरह से हो जाए कि इकनॉमिक जो साइकिल है वो अगर बिल्कुल स्टॉप हो जाए, फिर उस वक्त जो है हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इन थ्रेशोल्ड में पाकिस्तान ने कहीं भी इंडिया का नाम नहीं लिया, कोई भी कंट्री हो, लेकिन हमारा मेन मकसद इंडिया ही होता है, क्योंकि ये सारे फिर थ्रेट्स हमारे इंडिया से हैं।
यानी लार्ज स्केल इन्वेजन भी इंडिया से थ्रेट है, क्योंकि इसकी आर्मी बहुत ज़्यादा है, आर्मी बहुत बड़ी है। और इसी तरह से अर्बन सेंटर के ऊपर अटैक करने के भी उसी के चांसेस हैं, क्योंकि हमारे साथ लगा है, उसके मिसाइल पाकिस्तान तक डायरेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद जो है ना फिर इकनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन भी उसी के हैं, क्योंकि पाकिस्तान के दरिया इंडिया से आते हैं। इंडिया बार बार हमें धमकाता है कि जब मैं आपके दरिया बंद करूँगा, पानी में आपका बंद करूँगा, और आपको जो है ना एग्रीकल्चर जो कंट्री है आपको मैं डिजर्ट में कन्वर्ट करूँगा। तो इसके लिए हमने अपने थ्रेशोल्ड में लिखा है कि इकनॉमिक अगर स्ट्रैंगुलेशन हो तो फिर हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। चलो शरा, अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये डॉक्ट्राइन के बारे में हमने जहन में रखे कि पाकिस्तान की ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है ये कोई रिटन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान के बारे में एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि न्यूक्लियर वो कंसर्न्स में आप कह सकते हैं वो चैलेंजेस जो हैं, इसमें ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान का अभी कोई रिटन एक फिक्स वो नहीं है डॉक्ट्राइन। ये जो बातें मैंने बताए हैं ये इनको मैंने मुख्तलिफ़ किताबों से मैंने ली है, और उन किताबों में ये लिया गया है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हाई लीडर्स हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, या ISPR के कुछ रिपोर्ट्स मिले हैं, या फिर जो है ना नेशनल कमांड जो अथॉरिटी है NCA कहा जाता है, वही रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान के एटम बम को कब और कैसे इस्तेमाल करे, उसके लिए एक बॉडी है जिसको नेशनल कमांड अथॉरिटी कहा जाता है, NCA। तो NCA और इसी तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर जो है ना मिलिट्री जो लीडर्स हैं, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में कहा है, स्पीच में कहा है, रिपोर्ट्स में कहा है, उनको जमा करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को बताया जाता है, बनाया जाता है, लेकिन अभी तक ये सिंगल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो ग्लोबल कम्युनिटी का एक कंसर्न ये भी है कि ये जो है ना डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए ताकि इसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। लेकिन पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए इस एम्बिग्विटी में फ़ायदा है, तो इसके पीछे जो है ना फिर इस तरह के कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है। एक बात ये, अब लास्ट यहाँ पे लिखते हैं कि देखें, अब देख ले पाकिस्तान ने जब कहा कि इस तरह से मैं करूँगा, तो फिर इंडिया ने जो है ना अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में कंसेप्ट लेके आया जिसको कहा जाता है कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन, ठीक है। ये अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि लेट्स सपोज ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, और इस साइड पे यहाँ पे है ये इंडिया, ठीक है, ये इंडिया है, और ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने थ्रेशोल्ड में कहा है कि जब इंडिया इस तरह से लार्ज स्केल में इन्वेड करे पूरा एरिया, अगर इंडिया आके इधर कब्जा करे, तो फिर हम इस इंडिया के ऊपर जो है ना हम क्या करेंगे, अपने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। तो इंडिया अब जब कहीं पे अगर आगे इस तरह का मौका आ जाए कि इन दोनों का अगर वार हो जाए, तो फिर इंडिया ने कहा कि जी हम पाकिस्तान के ऊपर अगर हम अटैक करें, अगर इसका मुकाबला हो, अगर हम इन्वेड कर सके, तो हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर के साथ बहुत एक लिमिटेड एरिया के ऊपर क्या करेंगे, हम कब्जा करेंगे, ये लिमिटेड एरिया। अब ये एरिया इतना कम होगा कि ये पाकिस्तान का जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस नहीं करेगा, यानी पाकिस्तान जो है ना न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक छोटा सा एरिया हम कब्जा करेंगे, कब्जा करने के बाद जो भी हमारी बात है, जो मनवाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करेंगे। हम कहेंगे कि इस एरिया को हम उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी ये बात ना माने। तो इस तरह से हम अपने पॉलिसीज़ को मनवाएंगे, और इसी तरह से फिर जो है ना हम अपने मकासद को वार के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है लिमिटेड वार। तो इंडिया ने कहा हम लिमिटेड वॉर करेंगे, यानी हम ज़्यादा लार्ज स्केल इन्वेजन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे। और इसके लिए इंडिया ने क्या किया है, इस बॉर्डर के साथ, ताकि ये जल्दी हो, इसके लिए टाइम उन्होंने रखा है कि ये इन्वेजन वो करेंगे 36 आवर्स में, यानी 1.5 दिन में। और 36 आवर में इस पूरे एरिया को कंट्रोल करना मुश्किल होता है मिलिट्रीली, क्योंकि सारे जो ना जो आर्मी है, जो आर्मी के पर्सनल हैं उनको लेके आना, और इसी तरह टैंक्स को लेके आना, इसी तरह से बख्तरबंद गाड़ियों को लेके आना, मिसाइल्स को लेके आना, और इनके लिए खाना पहुंचाना, और इनके लिए एम्यूनिशंस वगैरह तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना, ये मुश्किल होता है। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया है, 4 लाख आर्मी, 4 लाख जो है ना आर्मी मेन्स को मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनको स्टेशन किया है। यानी जब भी मौका मिले तो फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटी से उनको लेके लाने में, मोबिलाइज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए 36 के अंदर ये जो बॉर्डर के पास है, ये डायरेक्ट क्या करेंगे, इन्वेड करेंगे, और यहाँ पे ये क्या करेंगे, एरिया ये क्या करेंगे, ये कैप्चर करेंगे, और फिर लिमिटेड वार होगा। और 36 आवर्स के अंदर ये 4 लाख आर्मी जो है ना ये एरिया कब्जा करेंगे, और फिर जो है ना पाकिस्तान को उस वक्त तक वो एरिया हम वापस
नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान हमारे कुछ पॉइंट्स ना मारे। तो इसको कहा जाता है कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन, ठीक है। अब ये वार वो इतने लिमिटेड एरिया पे करेंगे कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इसका जवाब फिर पाकिस्तान ने दिया, इसको कहा जाता है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, ठीक है। फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्राइन या डेटरेंस जो भी है, फुल स्पेक्ट्रम। तो ये भी एक लफ्ज़ आता है, फुल स्पेक्ट्रम, फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है। तो ये कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है, पाकिस्तानी जो अथॉरिटी है या पाकिस्तानी जो भी गवर्नमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम तो एक तो ये है कि ये लिमिटेड वार जो है इसको भी शामिल करते हैं, लिमिटेड वार को भी शामिल करते हैं थ्रेशोल्ड में। एक तो पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर लिमिटेड वार करके हमारे एरिया को भी अगर वो कब्ज़ा करता है तो तब भी हम न्यूक्लियर क्या करेंगे, वेपन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये सेंसिबल इस लिहाज से नहीं है कि न्यूक्लियर जो है ना वो लार्ज स्केल इन्वेजन नहीं करेंगे, सिर्फ बॉर्डर के पास एरिया को कंट्रोल करेंगे। तो आप बम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? तो आप एक बड़े न्यूक्लियर वेपन को आके इंडिया के किसी एक बड़े दिल्ली के ऊपर या मुंबई के ऊपर अगर आप जो है ना अटैक करते हैं तो ये फिर दुनिया के सामने सेंसिबल नहीं बनता, ये एक पैरेलल जो है ना वो इसका काउंटर एक बैलेंस नहीं बनता। तो इसलिए हमने क्या किए, इस लिमिटेड वार को तो थ्रेशोल्ड में शामिल किया, लेकिन फिर मजीद हमने क्या किया, छोटे छोटे टैक्टिकल वेपन्स हमने बनाए। टैक्टिकल वेपन्स कहते हैं वो छोटे छोटे वेपन्स जो कि शॉर्ट रेंज में बहुत ही नज़दीक जो है ना एरिया पर उनको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो होते हैं न्यूक्लियर, ठीक है। तो वो न्यूक्लियर बम से बने होते हैं लेकिन छोटे पैमाने पे होते हैं, तो इनको इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर बम जो है ना वो बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है, लेकिन ये टैक्टिकल वेपन्स जो है ना वो बहुत ही शॉर्ट रेंज पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो पाकिस्तान ने इन टैक्टिकल वेपन्स को जो है ना इंट्रोड्यूस किया और फिर जो है ना लिमिटेड वार को भी थ्रेशोल्ड में शामिल किया। तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, जो कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का क्या है वो रिस्पॉन्स है। हमने कहा कि इंडिया की तरफ से जिस तरह का भी कोई मुजाहिमत हो, चाहे वो हमारे बॉर्डर के पास लिमिटेड एरिया को कब्जा करे, लेकिन उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन्स उस सीमाल रीजन तक मारेंगे कि ये फिर इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसके थ्रेशोल्ड को क्रॉस ना करे। क्योंकि इंडियन जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में लिखा है कि कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ हम भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए फिर जो है ना ये पाकिस्तान बहुत लिमिटेड अपने बॉर्डर के अंदर अंदर क्या करेगा, इन जो है ना इंडियन फोर्सेस जो हैं इनको क्या करेगा, मारेगा। अच्छा, जब बार बार न्यूक्लियर वेपन का कहने का मतलब ये है कि चूंकि पाकिस्तान इंडिया की जो आर्मी है इसमें सिमेट्री नहीं है। इंडियन आर्मी जो है ना उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की कम है, तो इसका मुकाबला इन ज़्यादा तादाद की जो आर्मी है इनका मुकाबला हम कन्वेंशनल वेपन से नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर वेपन का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब आखिर में ज़रा देखते हैं, लास्ट पॉइंट इसका है कि ये तो इसके डॉक्ट्राइन हो गए, इस तरह से अगर कोई मौका आता है तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के पास कैपेबिलिटी क्या है कि इन न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने या एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए इनके पास जो मौजूद टेक्नोलॉजी या इनके पास कैपेबिलिटी जो है ना क्या है वो ज़रा अभी हम देखते हैं। तो अच्छा जी, तो यहाँ पर लिखते हैं कैपेबिलिटीज़, ठीक है, कैपेबिलिटीज़। अब कैपेबिलिटीज़ जो है ना दो तरह के होते हैं, एक न्यूक्लियर बॉम्ब की सूरत में, ठीक है, और एक न्यूक्लियर मिसाइल की सूरत में। न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर बम वो जो कि दूसरी जंग अज़ीम में जिसका इस्तेमाल हुआ कि एक बड़ा सा बम बना के इसको जो है ना आप किसी शहर के किसी कंट्री के ऊपर आप इसको गिराएंगे, ठीक है जी। तो वो न्यूक्लियर बम जो है ना इसको मेनली जेट के ज़रिए या प्लेन के ज़रिए जो है ना इसको क्या किया जाता है और उसको गिराया जाता है। लेकिन आजकल ये नहीं है, क्योंकि अब जब प्लेन के ज़रिए लेके जाएंगे तो प्लेन को देखना, इसको डिटेक्ट करना, इसको हिट करना, हवा में इसको मारना आसान होता है, रेडार से इसको डिटेक्ट करना ये फिर आसान होता है। ये 1945 में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी फिर जो है ना उस वक्त इन बम्स को गिराया गया, लेकिन अभी ये इस तरह से नहीं है। तो अभी कंट्रीज़ करते हैं न्यूक्लियर मिसाइल, ठीक है। न्यूक्लियर मिसाइल से क्या करते हैं, वो मारते हैं, वो बहुत तेज़ स्पीड के साथ वो मिसाइल जाके अपने टारगेट के ऊपर गिरता है, और कोई जहाज़ लेके उसको गिरा के वापस आने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए मिसाइल की टेक्नोलॉजी को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब न्यूक्लियर मिसाइल के फिर जो है ना 3 हिस्से होते हैं। एक इसको कहा जाता है लॉन्चर,
लॉन्चर वो पार्ट होता है जो इस मिसाइल को क्या करता है, भेजता है। और इस मिसाइल के अंदर फिर दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहा जाता है कैरियर जो कि फ्यूल प्रोवाइड करता है, जो कि इसको इस मिसाइल को लेके इसके पीछे जो है ना इसके प्रोपल्जन होते हैं, ठीक है, वो आग जो निकलता होता है, इसके जो फ्यूम्स निकलते होते हैं प्रेशर के साथ, तो वो जो है ना कैरियर होता है। और इसके ऊपर टिप पे जाके आखिरी जो पॉइंटेड सिरा होता है उसको कहते हैं वॉरहेड। तो वॉरहेड क्या है, ये असल में वो क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल है जो कि एक्सप्लोड करेगा और तबाही मचाएगा। तो ये तीन होते हैं, एक लॉन्चर और फिर कैरियर और फिर वॉरहेड। तो असल जो है ना चीज़ वॉरहेड है, इसको लेके जाने वाला कैरियर है, इन दोनों को भेजने वाला क्या है, वो लॉन्चर है, ठीक है। अब लॉन्चर के हिसाब से हम देखें पाकिस्तान और इंडिया को, तो हम किस तरह से, या मिसाइल के हिसाब से हम देखें तो ज़रा देखते हैं। ये है, पहले पाकिस्तान का लिखते हैं फिर इंडिया का लिखते हैं। ये पाकिस्तान, ठीक है, और ये है इंडिया। अच्छा जी, यहां पे मैं लिखता हूं सरफेस। अब न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं इनको आप सरफेस से भी लॉन्च कर सकते हैं, आप इनको एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं, और इनको आप सी से भी लॉन्च कर सकते हैं, तीनों जगह। सरफेस से ये कि ज़मीन के ऊपर आप मिसाइल क्या करेंगे, भेजेंगे। हवा से ये कि आपके पास जेट हो और इस जेट से क्या करेंगे, आप मारेंगे। और फिर जो है ना वाटर या सी से ये है कि आपके पास सबमरीन्स हों और इन सबमरीन से क्या करें, आप मारें। तो इस ज़रा टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं। तो सरफेस अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है उसका नाम है शाहीन 3, ठीक है। उसकी जो मैक्सिमम रेंज है दैट इज़ 2700 किलोमीटर्स। अब 2700 किलोमीटर्स जो है ना ये तकरीबन पूरे इंडिया को कवर करता है। तो हमने इंडिया के हिसाब से हमने 2700 किलोमीटर रेंज के हमने मिसाइल्स रखे हैं, और ये कोई तकरीबन पाकिस्तान के पास 16 की तादाद में मौजूद हैं, 16। तो इनके ज़रिए हम क्या करेंगे, ये शाहीन जो है ना न्यूक्लियर जो वारहेड वाले मिसाइल हैं, इनके ऊपर जो टिप होता है वो सुर्ख रंग का, जो उसका जो पॉइंटेड होता है वो वारहेड होता है, बाकी इसकी बॉडी जो है ना वो कैरियर है। और जिस गाड़ी के ऊपर इसको अक्सर जो मार्च में लेके आया जाता है, जिसके नीचे बहुत सारे टायर्स होते हैं, तो वो लॉन्चर है। लॉन्चर के ऊपर इसको रखा जाता है, और ये मिसाइल इसके जो टिप है रेड वो वारहेड है, और बाकी इसकी बॉडी जो है ना वो क्या है, कैरियर है। अच्छा जी, इसके मुकाबले में इंडिया के पास है अग्नि, ठीक है। अग्नि ये मिसाइल है न्यूक्लियर, हमारे शाहीन 3 के जो है ना पैरेलल है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ 4500 किलोमीटर्स, ठीक है। अब ये 2700 किलोमीटर क्यों, ये 4500 किलोमीटर क्यों, हमने 2700 क्यों रखा है, क्योंकि 2700 जो है ना पूरे इंडिया को कवर करता है। अब इंडिया ने मेनली बनाया है चाइना के लिए, तो चाइना का एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए पूरे चाइना को कवर करने के लिए इसने 4500 किलोमीटर्स रखा है। यानी चाइना को थ्रेटन करना चाहता है कि हम आपके जो है ना कंट्री के किसी भी एरिया को हम इसके साथ इसके ज़रिए इजीली हिट कर सकते हैं। तो हमने इंडिया के हिसाब से बनाया है, जो कि 2700 किलोमीटर से जो है ना हम इंडिया के तमाम जो है ना पार्ट्स को हम इजीली हिट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर ये हो गए सरफेस, अगर एयर की बात करें तो एयर, जैसे मैंने आपको बताया कि हवा से जो है ना न्यूक्लियर बम को गिराना, वैसे आजकल ये नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए जो है ना कंट्रीज़ के पास जेट्स होते हैं। तो पाकिस्तान के पास जो जेट है उसमें एक तो F-16 है, ठीक है। F-16 हमने लिया है यूएस से, अमेरिका से हमने लिया है। और इसके साथ साथ फिर पाकिस्तान के पास है JF-17 थंडर, जिसको हम कहते हैं JF-17। यह हमने क्या किया है, बनाया है चाइना के साथ कोलैबोरेशन के साथ। और इसके साथ साथ एक मिराज, ये भी पाकिस्तान के बहुत ही हाईली जो है ना टेक्नोलॉजी वाले जेट्स हैं, और ये हमने हासिल किया है फ्रांस से। तो पाकिस्तान के पास एयर से स्ट्राइक करने के लिए जेट्स हैं, और इनमें सबसे नुमायान जो है ना वो F-16 है और JF-17 थंडर हैं, चाइना से हमने लिया है। मिराज है हमने फ्रांस से लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि हमने इटली से लिया है, फ्रांस से लिया है, और इसी तरह से हमने रशिया से लिया। इसके मुकाबले में इंडिया के पास भी F-16 है, जो उन्होंने क्या किया है, लिया है उससे US से लिया है। और इसके साथ साथ सबसे जो फेमस दो तीन साल पहले जो उनके ऊपर बहुत बात हुई थी वो राफेल, तो उन्होंने ये लिया है फ्रांस से, ठीक है। बहुत ही हाईली ये क्या है, एडवांस राफेल तैयारे हैं, और ये वो राफेल तैयारे हैं जिनको लेके अभिनंदन मेरे ख्याल में आए थे इंडिया से, पाकिस्तान आए थे, तो जिनका मुकाबला हमने किया JF-17 थंडर से। तो ये वही राफेल तैयारा वो लेके आए थे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो करने के लिए।
स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है। तो उसको फिर हमने गिराया, तो इसमें जो है ना हमने इस्तेमाल किया था JAF-17 थंडर। तो इंडिया के पास जो है ना वो राफेल तैयारे हैं, फ्रांस से उन्होंने ये टेक्नोलॉजी ली है। अच्छा, जो लास्ट में हम बात करते हैं जो सी है, सी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी, अब सी के लिए फिर क्या होते हैं, सबमरीन्स होते हैं, इन सबमरीन्स में फ़िक्स होते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले मिज़ाइल, और फिर सी से इनको क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। इसको इंडिया ने हासिल किया था हमसे पहले, इंडिया ने हासिल किया अप्रैल 2016 में, ठीक है। 2016 में इंडिया ने क्या किया, वो सबमरीन से लॉन्च करने वाले मिज़ाइल का उन्होंने टेस्ट किया कि वो मिज़ाइल जो कि सबमरीन से वो क्या करेगा, किसी कंट्री को हिट करेगा। और फिर पाकिस्तान ने क्या किया, वो जनवरी 2017 में, एक साल बाद, फिर पाकिस्तान ने भी इंडिया के ख़िलाफ़ वो टेक्नोलॉजी हासिल किया। और हमारे जो मिज़ाइल हैं जो कि हम सी से हम लॉन्च करते हैं, उनका नाम है बाबर, ठीक है, बाबर। तो बाबर मिज़ाइल जो है ना, ये वो न्यूक्लियर वारहेड वाले या न्यूक्लियर मिज़ाइल हैं जो कि हम सी से लॉन्च करते हैं। बाबर इसलिए हमने नाम दिया है कि हिंदुस्तान के ऊपर जो है ना इन्वेड करने वाले जो सबसे बड़े जर्नैल हैं, जिसने मुग़ल सल्तनत का बुनियाद उन्होंने रखी, तो वो बाबर थे, ज़ाहिरुद्दीन बाबर। तो उन्हीं के नाम पे हमने इंडिया को डराने की कोशिश की है जी, अगर आज भी अगर आप नहीं सुधरोगे तो ये बाबर आएगा आपको, और फिर जो है ना वो क्या करेगा, दिल्ली तक जो है ना वो फतह करेगा। तो इसी तरह से, ठीक है, तो ये बाबर है, और इसी तरह से इंडिया की भी एक टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आखिर आपको बताता हूँ, वो ये है कि देख ले, सरफेस से हम लॉन्च करते हैं या फिर एयर से हम लॉन्च करते हैं। लेट्स सपोज एक कंट्री अपने सरफेस से लॉन्च करता है, अगर दुश्मन उसके ऊपर अगर अटैक करे तो फिर हो सकता है कि उसके जो है ना सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसके एटम बम, इसके मिसाइल सारे जल के राख हो जाए, वो ख़राब हो जाए, वो तबाह हो जाए, और फिर वो इसके जवाब में जो है ना फिर अटैक ना कर सके। तो इसलिए कंट्रीज़ क्या करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को सबमरीन में लेते हैं। सबमरीन का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी कंट्री के ऊपर अटैक होकर उसके बम मिसाइल ख़त्म भी हो जाए, तो फिर वो समंदर से अपने सबमरीन से क्या कर सकता है, इसका जवाब दे सकता है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को, जिस कंट्री के पास जो है ना सी से सबमरीन से लॉन्च करने या फिर हिट करने की जो टेक्नोलॉजी मौजूद हो, कैपेबिलिटी मौजूद हो, इसको कहा जाता है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ठीक है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो रहा था प्रीवियस न्यूज़पेपर में कि पाकिस्तान ने सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अचीव किया 2017 में और इंडिया ने हासिल किया 2016 में। तो इसका सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी भी कंट्री न्यूक्लियर स्टेट की वो कैपेसिटी, वो जो है ना एबिलिटी कि अगर उसके ऊपर अटैक हो जाए उसका वो रिटेलिएट कर सके, उसका वो जवाब दे सके, तो उसको कहते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और ये हमेशा हासिल होता है जब आप सी से, सबमरीन से जो है ना आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी वो लॉन्च कर सके। तो ये इंडिया ने हासिल किया 16 में और हमने हासिल किया 17 में। तो पाकिस्तान अभी जो क्या है वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबल है, वो इसका जवाब दे सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, डेटरेंस है। अच्छा जी, आखिर में इसी के साथ है कि देख ले फिर ये मिज़ाइल जो हमने बात किया, शाहीन है, अग्नि है, तो इसके ख़िलाफ़, इन मिज़ाइल्स के ख़िलाफ़ फिर एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहते हैं एंटी मिज़ाइल सिस्टम, ठीक है। एंटी मिज़ाइल सिस्टम जिस कंट्री के पास हो वो ये कैपेबल होगा कि दुश्मन की तरफ से आने वाले मिज़ाइल्स जो है ना इनको डिटेक्ट करे, उनको हवा में ही तबाह करे, ठीक है। इस तरह से फिर वो क्या होगा, इन मिज़ाइल की नुकसानात से बचेगा। फिर इस एंटी मिज़ाइल सिस्टम को फिर ख़राब करने के लिए, यानी इससे बचने के लिए एक और कंसेप्ट लाया गया, इसको कहते हैं मर्व, ठीक है। मर्व का मतलब ये है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल या व्हीकल्स, ठीक है, मर्व। तो ये क्या है, लेट्स सपोज ये एक मिज़ाइल इस तरह से हम लॉन्च कर रहे हैं। अगर कोई एंटी मिज़ाइल सिस्टम कंट्री का कोई, अगर आपके जिस कंट्री के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं उसकी कोई एंटी मिज़ाइल सिस्टम है, वो अगर आपकी मिज़ाइल को तबाह करने का सोचे, तो फिर ये मर्व टेक्नोलॉजी वाला जो मिज़ाइल है वो क्या होगा, वो ख़ुद ब खुद मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मल्टीपल हिस्सों में तकसीम होगा, और हर हिस्से में क्या होगा, फिर वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होगी। तो ये सारे हिस्से गिरेंगे, जो है ना एंटी मिज़ाइल सिस्टम उनमें से किसी एक पार्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, बाकी सारे पार्ट जो है ना वो दुश्मन के ऊपर गिरेंगे, और फिर वो जो है ना वो उस डिज़ायर जो भी था, उसका टारगेट था, उसको वो अचीव करेंगे। तो इसको कहते हैं मर्व। तो अब ये मर्व टेक्नोलॉजी जो है ना, ये एंटी मिज़ाइल सिस्टम का जो है ना काउंटर है, ठीक है। ये पाकिस्तान ने हासिल किया 2017 में, लेकिन इंडिया के पास मर्व था
ये इंडिया के पास 2012 से, ठीक है, 2012 से इंडिया के पास ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने फिर हासिल किया इसको, पाकिस्तान ने इसको हासिल किया है 2017 में, ठीक है। तो इंडियन जो है, अगर एंटी मिसाइल सिस्टम है तो फिर इसका जवाब जो है ना हम अपने इन मर्फ से दे सकते हैं। तो इसी तरह से ये पाकिस्तान और इंडिया की एक रिलेटिव कैपेबिलिटी है कि किस तरह से हम एक दूसरे को कर सकते हैं। इसका आखिरी कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि देखें, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर हमारे पास वेपन्स हैं, तो हमारे पास वो कैपेसिटी है कि इससे हम क्या करें, दुश्मन को डराए, हम इसको क्या करें, डराए धमकाए, डेटर करे, उसको ये खौफ दिलाए कि अगर आप हमारे ऊपर अटैक करते हैं, अगर लार्ज स्केल इन्वेजन करते हैं या इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन लाने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसका जवाब हम न्यूक्लियर वेपन से दे सकते हैं और उसके लिए रिक्वायर्ड जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आप दुश्मन के बराबर अगर आप टेरर लेके आते हैं, उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए खौफ लेके आते हैं, जिसको बैलेंस ऑफ टेरर भी कहा जाता है, तो फिर इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर हो जाता है, आपकी और उसकी ताकत जो है ना वो बराबर हो जाते हैं। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर हम लेके आए हैं साउथ एशिया में, पाकिस्तान और इंडिया में, तो ये अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की मदद से लेके हम आए हैं। तो अब देख लें 1998 के बाद अगर हम देख लें, इतने हमारे लार्ज स्केल वार्स नहीं हुए हैं। 1999 का एक कारगिल जो है ना वो कन्फ्लिक्ट हुआ है, लेकिन इससे पहले जब हमारे पास न्यूक्स नहीं थे, 1948 में वार, 1965 में वार, 1971 में वार, देख लें 3 हमने मेजर वार्स लड़े हैं इंडिया के साथ। और अब जो है ना और भी ज़्यादा वार होने थे, लेकिन इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से जो है ना ये हालात अभी रुके हुए हैं और काउंटर बैलेंस है। इंडिया को ये मालूम है कि अगर मैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता हूँ तो इसका जवाब जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही हार्शली न्यूक्लियर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या इन न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर इस एरिया में, स्पेशली इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल पावर्स हैं, लाइक चाइना है, लाइक यूएस है, वो फिर पाकिस्तान और इंडिया को किस तरह से असेस कर रहे हैं, और या वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में किस तरह से वो जो है ना एक दूसरे को जो है ना छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ज़रा हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला। जो आपके सवालात होंगे वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उनका नेक्स्ट सेशन में मैं इनको एड्रेस करूँगा। और नेक्स्ट सेशन तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।